हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के बंदरगाह, यानी कि आज हम लोग जानेंगे बंदरगाह का निर्माण कैसे हुआ, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, कितने छोटे बंदरगाह हैं और प्रत्येक बंदरगाह जो है किस किस के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो टॉपिक है वह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और चलिए आज हम लोग बंदरगाह को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बंदरगाह को, तो बंदरगाह को शुरू करने से पहले हम थोड़ा भारतीय इतिहास में जाते हैं। जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था उस समय 1850 से लेकर के 1900 के दशक में जो है बहुत ज्यादा खोज हुआ। जैसे रेलवे का खोज 16 अप्रैल 1853 को हुआ, फिर जो है डाकघर का खोज हुआ और इसी खोज और इसी स्थापना में जो है हमारे भारत में जो है किसका निर्माण हुआ भाई, तो जहाज रानी का निर्माण हुआ। ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई, यानी कि भारत में जो है अब पानी वाले जहाज जो है शुरू हुए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो हमारा भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, यानी कि पूरा हमारा भारत है, उसका संपूर्ण भारत का 7516.6 या 7516 लगभग जो किलोमीटर एरिया है वह तटीय भाग है। क्या है भाई, तटीय भाग है, यानी कि तट से लगा हुआ है। और आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो भारत का 9 राज्य है वह समुद्र के साथ सीमा बनाता है। अगर 9 राज्य की बात करेंगे उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये सब राज्य जो है क्या है, समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। और यहाँ पे एक कॉमन बात है कि जहां पे समुद्र होगा वहीं पे बंदरगाह होंगे। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश बीच में है तो वहां पे बंदरगाह थोड़ी है ना होगा, तो समुद्र से सटे वाले राज्य में ही बंदरगाह होंगे। क्लियर है? तो 7516.6 भाग क्या है, संपूर्ण तटीय मैदान है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो अगर हम भारत में बंदरगाह की बात करेंगे तो 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 जो है छोटे मोटे बंदरगाह है। यानी कि बड़े स्तर पे जो है कितने हैं, 13 है और छोटे स्तर पे लगभग 200, 190, 180 ऐसा डेटा आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन लगभग 200 मान के चला जाता है। क्लियर है? अब बात आगे आती है भाई कि जो भारत में बंदरगाह है उसको कितने भागों में बांटा गया है ना। तो अगर हम बंदरगाह को अगर विभाजन करते हैं तो इसको प्रकार की बात करेंगे तो भारत में 2 प्रकार का बंदरगाह पाया जाता है। कौन कौन? एक प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा कृत्रिम बंदरगाह। कौन कौन सा है भाई? प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि प्राकृतिक के द्वारा खुद ब खुद निर्माण हुआ है उसे जो है प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और कृत्रिम बंदरगाह यानी कि मनुष्य जो है अपने सुविधा अनुसार यानी कि खुद के द्वारा जो है उसका निर्माण किया है, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया, वह है कृत्रिम बंदरगाह। अब मैं यहाँ पे एक और बात का डिस्कशन करेंगे कि जो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से छोटे बड़े बंदरगाह, तो आखिर इस बंदरगाह पे जो है किसका नियंत्रण रहता है, यानी कि इसकी देखभाल कौन करता है, यहाँ पे कोई भी समस्या का समाधान कौन करता है, इसका विकास कौन करता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बड़े बंदरगाह की, तो बड़े बंदरगाह पे जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। ठीक है, जबकि छोटे बंदरगाह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि सूची जो होता है 3 प्रकार का सूची होता है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, है ना, यानी कि दोनों का जो है सहमति रहता है। तो जो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है छोटे मोटे बंदरगाह आते हैं और इस पे जो है नियंत्रण किसका रहता है, राज्य सरकार का रहता है। किसका रहता है? राज्य प्रशासन का नियंत्रण रहता है, राज्य सरकार का जो है नियंत्रण रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बड़े बंदरगाह पे केंद्र सरकार का और छोटे मोटे बंदरगाह पे राज्य सरकार का। ठीक है, अब जो है हमारा अगला पॉइंट है
बड़े बंदरगाह सर्वाधिक, यानी कि हमने अभी आपको बताया कि 13 बड़े बंदरगाह हैं, उसमें सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में आएंगे? बड़े बड़े बंदरगाह जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो वह जाएंगे आपके तमिलनाडु। और बड़े बंदरगाह जो है सबसे ज्यादा तमिलनाडु, जिनकी संख्या जो है 3, यानी कि तमिलनाडु में जो है 3 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम छोटे बंदरगाह सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं, वह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। किसमें हो जाएगा? महाराष्ट्र। उसकी संख्या 48, यानी कि बड़े बंदरगाह जो है तमिलनाडु और छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद आइए अब हम एक एक करके जो है कौन से राज्य में कौन सा बड़ा बंदरगाह है और कौन सा छोटा बंदरगाह है उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं गुजरात का, तो गुजरात में बड़े बंदरगाह है, उसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम क्या हुआ है? दीनदयाल बंदरगाह, यानी कि कांडला बंदरगाह के नाम को बदल करके क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और हम बात करते हैं अगर कांडला बंदरगाह की कि वह किस प्रकार का बंदरगाह है, प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, तो कांडला बंदरगाह यानी कि दीनदयाल बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह। क्लियर है? अगर हम गुजरात में छोटे मोटे बंदरगाह की बात करेंगे तो आ जाएगा आपका मांडवी, ओखा, द्वारका, और भी बहुत सारे बंदरगाह हैं जो भी महत्वपूर्ण है, उसको हम दो तीन करके सभी राज्यों का देखेंगे, है ना। तो छोटे बंदरगाह हो गए मांडवी, ओखा, द्वारका, भावनगर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अगर बड़े बंदरगाह की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका मुंबई बंदरगाह। क्लियर है? और इसी की एक सहायक बंदरगाह है, कौन सा है? नहावा सोवा, जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और यह जो है मुंबई की सहायक बंदरगाह है, यानी कि मुंबई बंदरगाह जो है उस पे अत्यधिक लोड पड़ जाता है, उस लोड को कम करने के लिए उसी के पास में जो है कौन सा बंदरगाह बनाया गया? तो उसकी सहायक बंदरगाह नहावा सोवा बनाया गया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। क्लियर है? अब हम महाराष्ट्र में छोटे बंदरगाह की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका रत्नागिरी। कौन सा? रत्नागिरी हो जाएगा। तीसरा जो है वह है हमारा गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा में अगर हम बड़े बंदरगाह की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मुर्मू गोवा। कौन हो जाएगा? मुर्मू गोवा। क्लियर है? और छोटे बंदरगाह की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पणजी, जो कि गोवा की राजधानी भी है पणजी। क्लियर है? उसके बाद चौथा अगर हम बात करते हैं कर्नाटक का, तो कर्नाटक में बड़े बंदरगाह आ जाएंगे, वो आ जाएंगे न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा आ जाएगा? न्यू मंगलौर बंदरगाह आ जाएगा। और छोटे बंदरगाह की बात करेंगे तो आ जाएगा कारवाड़ बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? कारवाड़ बंदरगाह। क्लियर है? उसके बाद हमारा अगला जो है वह है केरल। केरल में जो है बड़े बंदरगाह की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कोचिन बंदरगाह। और छोटे बंदरगाह में आ जाएगा कनानूर, कोचिकोड, कालीकट, क्विलोन। और यह जो कोचिकोड बंदरगाह है कालीकट, इसी बंदरगाह पे 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ठीक है? भारत समुद्री मार्ग का खोज किया, कोचिकट कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। क्लियर है? तो क्विलोन भी जो है केरल का छोटे बंदरगाह के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा अगला जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है अभी हमने चर्चा किया था कि 3 बड़े बंदरगाह है, तो 3 कौन कौन से बड़े बंदरगाह हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा तुतिकोरिन बंदरगाह, जिसका नया नाम वीओ चिदम्बरम है। तुतिकोरिन बंदरगाह का नया नाम वीओ चिदम्बरम। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा वह हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। कौन हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। और इस चेन्नई बंदरगाह पे भी जो है बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से इसी के बगल में जो है एक बंदरगाह बनाया गया, इसकी सहायक बंदरगाह, वह है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर हम सबसे पुराना की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? चेन्नई। सबसे बड़ा कृत्रिम की बात करेंगे तो चेन्नई बंदरगाह। क्लियर है? तो तमिलनाडु में जो महत्वपूर्ण छोटे बंदरगाह है वह है आपका टोंडी और नागपट्टनम। टोंडी और नागपट्टनम। क्लियर है? उसके बाद हमारा आता है आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश के बड़े बंदरगाह की बात करेंगे वह हो जाएगा आपका कौन सा? विशाखापत्तनम। कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम। और छोटे बंदरगाह की बात करेंगे वह हो जाएगा आपका मछलीपट्टनम। कौन सा हो जाएगा भाई? मछलीपट्टनम। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा का। तो ओडिशा में बड़े बंदरगाह की बात करेंगे वह हो जाएगा पारादीप बंदरगाह।
और छोटे बंदरगाह में हो जाएगा गोपालपुर बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा भाई? गोपालपुर बंदरगाह। क्लियर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में अगर हम बड़े बंदरगाह की बात करेंगे तो वह हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह, और छोटे बंदरगाह की बात करेंगे तो हो जाएगा कलकत्ता बंदरगाह। क्लियर है। और उसके बाद अगला जो है वह हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है, तो वहां भी एक हमारा बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्लियर है। आइए अब जो है हम लोग बंदरगाह से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। और यह भी कोई प्रश्न पूछे सर्वाधिक व्यापार, यानी कि वैसा बंदरगाह जहां से सर्वाधिक व्यापार होता है, वह भी हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, यानी कि प्राकृतिक और सर्वाधिक व्यापार वाला कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। क्लियर है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका चेन्नई बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा आयात बंदरगाह वो हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा आयात बंदरगाह कांडला बंदरगाह। क्लियर है। उसके बाद सबसे बड़ा मशीनीकृत बंदरगाह वह हो जाएगा नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा सोवा बंदरगाह। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है हमारा पारादीप से जापान को झारखंड व ओडिशा का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, यानी कि जो पारादीप बंदरगाह है जो कि ओडिशा में स्थित है। क्लियर है। तो यहाँ से जो है आपको जापान को झारखंड और ओडिशा से जो लौह अयस्क निकलते हैं उसको जो है वहां पे निर्यात किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वह है सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह, तो वह हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका एन्नौर बंदरगाह। देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह। क्लियर है। उसके बाद सबसे बड़ा पोत प्रांगण तो वह हो जाएगा आपका कोची, यानी कि जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं वह आकर के लगते हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो वह कहाँ पे है? कोची। तो उम्मीद है बंदरगाह आपको समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।